1986 में लॉस एंजलिस में एक न्यूलीवेड वुमन के घर में मर्डर हो जाता है। पुलिस ने क्राइम सीन देखा। घर में सब उल्टा पुल्टा, इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर निकाल के दरवाजे के पास फेंके हुए थे। टिपिकल बर्गली गॉन रॉन्ग। केस फाइल खुली, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सस्पेक्ट्स आए और गए, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हुआ 23 साल तक। 23 साल बाद जब एक डिटेक्टिव ने फाइल एक आखिरी बार खोली आर्काइव में भेजने से पहले, उसने एक डिटेल नोटिस की जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। उस एक डिटेल ने केस का पूरा नैरेटिव पलट दिया, और जब सच सामने आया वो इतना शॉकिंग था कि पूरे लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की नींव हिल गई। क्यों? चलिए बताता हूँ। शेरी रेमसन, उम्र 29 साल, ग्लैंडेल एडवेंटिस्ट मेडिकल सेंटर में नर्सिंग डॉक्टर, स्मार्ट, एम्बिशियस, केयरिंग, ये लोगों की जिंदगियां बचाती थी, क्वाइट लिटरली। जॉन रुटन, मैकेनिकल इंजीनियर, UCLA ग्रेजुएट, शेरी का पति, नवंबर 1985 में शादी हुई थी। दोनों वैन न्यूज़ में एक कॉन्डो में रहते थे। लॉस एंजलिस का एक मिडिल क्लास नेबरहुड, नई शादी, नई जिंदगी, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन शादी से पहले जॉन की ज़िंदगी में एक और इंसान थी, कॉलेज में, जिससे जॉन कैजुअली डेट कर रहा था। ऑन ऑफ रिलेशनशिप। जॉन के मुताबिक वो कभी सीरियस नहीं था, कैजुअल सेक्स, दोस्ती, नथिंग मोर। जॉन ने कभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड माना ही नहीं, लेकिन वो लड़की जॉन के बारे में अलग सोचती थी। जब जॉन ने शेरी से शादी की, उसने जॉन से कांटेक्ट बंद नहीं किया। एक बार वो शेरी के हॉस्पिटल के ऑफिस में आई और उससे कन्फ्रंट किया। वो मेरा है, शेरी ने जॉन को बताया। जॉन ने बोला कि वो हैंडल कर लेगा। शेरी ने अपने पापा नेल्स को भी बताया, एक वुमेन है जॉन के पास से, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नेल्स ने यह बात याद रखी। फरवरी 24, 1986, शेरी की तबीयत ठीक नहीं थी। एरोबिक्स करते हुए पीठ में दर्द हुआ था। उसने काम से छुट्टी ली और घर पर रही। शाम को जॉन घर आया, गैराज में घुसा तो नोटिस किया ज़मीन पे ग्लास बिखरा हुआ है। शेरी की कार नहीं थी। उसने सोचा शायद शेरी ने रिवर्स करते हुए कुछ तोड़ दिया। फिर उसने देखा एंट्री डोर थोड़ा खुला है। अंदर गया, शेरी का नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं। फिर उसने देखा शेरी ज़मीन पे पड़ी है, चेहरा ब्लड से लथपथ, आंखें खुली और सूजी हुई। सर पर वार से मारा गया था, छाती में 3 गोली, एक हाथ पे बाइट मार्क, किसी ने उससे काटा भी था। शेरी रेमसन, 29 साल, 3 महीने की दुल्हन मर चुकी थी। पुलिस आई, क्राइम सीन देखा, घर में सब उल्टा पुल्टा, ड्रॉर्स खोले, सामान बिखरा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो इक्विपमेंट दरवाजे के पास पैक करके रखा हुआ था, जैसे कोई ले जाने वाला था लेकिन छोड़ के चला गया। डिटेक्टिव लाइल मायर ने केस लिया। उसका कंक्लूजन, बर्गली गॉन रॉन्ग। शेरी घर पे थी, बर्गलर ने सोचा घर खाली होगा, शेरी ने पकड़ लिया, स्ट्रगल हुआ और बर्गलर ने उसे मार दिया। केस ऑफिशियली एक बर्गली होमोसाइड बन गया। नेल्स रेमसन, शेरी के पापा को ये नहीं जमा। उसने पुलिस को बोला जॉन की एक्स है, उसने मेरी बेटी को कन्फ्रंट किया था हॉस्पिटल में, प्लीज़ उसे इन्वेस्टिगेट करो। डिटेक्टिव मायर ने नेल्स की बात सुनी, लेकिन फाइल में जॉन की एक्स का नाम कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। नेल्स ने बार बार बोला, बार बार, लेकिन हर बार बात टाल दी गई। कुछ महीनों बाद केस कोल्ड हो गया। कोई फिंगरप्रिंट मैच नहीं, कोई आई विटनेस नहीं, कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। नेल्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी। 1987 में उसने LAPD चीफ डेरिल गेट्स को लेटर लिखा, मेरी बेटी की हत्या इन्वेस्टिगेट करो, जॉन की एक्स को देखो। डिटेक्टिव्स ने नेल्स को बोला, आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं। फिर नेल्स ने ट्रू क्राइम राइटर एन रूल से कांटेक्ट किया, सियाटल की मशहूर ऑथर। रूल इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने अपने एक रिटायर्ड LAPD डिटेक्टिव फ्रेंड से पूछा। कुछ दिन बाद रूल ने नेल्स को फ़ोन कर बोला, माई कॉन्टैक्ट सेज दिस केस इज़ टू हॉट टू हैंडल, मैं ये बुक नहीं लिख सकती। टू हॉट टू हैंडल, एक रिटायर्ड कॉप बोल रहा है, ये केस छूना मत। मगर क्यों? केस फिर कोल्ड हो गया। एक फाइल कैबिनेट में बंद, एक नंबर बन गई, अनसॉल्व होमिसाइड। लेकिन नेल्स रेमसन के लिए ये सिर्फ फाइल नहीं थी, ये उनकी बेटी थी। 1987 में नेल्स ने फैमिली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिवॉर्ड ऑफर किया, पब्लिक से मदद मांगी, कोई लीड नहीं आई। 1991 में डिटेक्टिव मायर रिटायर हो गया। केस नए डिटेक्टिव को मिला। नए डिटेक्टिव ने नेल्स को बोला, पुराने नोट्स फॉलोअप नहीं हो सकते, नए लीड्स आ नहीं रहे। 1993, अब DNA टेस्टिंग नाम की एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। नेल्स ने ऑफर किया, मैं अपनी जेब से टेस्ट का खर्चा दूंगा। शेरी के बॉडी पे बाइट मार्क था, उसको टेस्ट करो। पुलिस ने मना कर दिया, पहले सस्पेक्ट चाहिए, फिर टेस्ट होगा। सोचिए,
एक बाप बोल रहा है बार बार, मैं पैसे दूंगा, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सिर्फ टेस्ट करो, और सिस्टम बोल रहा है कि नहीं। 1997 में शेरी की एक पुरानी कलीग ने पुलिस को कांटेक्ट किया। उसने बताया कि शेरी के सेक्रेटरी ने उसे एक बात बताई थी। जनवरी 1986 में शादी के कुछ हफ्ते बाद एक वुमन शेरी के ऑफिस में आई थी और एग्रेसिवली कन्फ्रंट किया था। इंपॉर्टेंट लीड थी, लेकिन जब तक पुलिस ने फॉलोअप किया, सेक्रेटरी की मौत हो चुकी थी। इट वॉज अ डेड एंड। 2001 में एलएपीडी ने कोल्ड केस यूनिट लॉन्च की। पुराने अनसॉल्व केसेस दोबारा खुले, शेरी का केस भी खुला। डिटेक्टिव क्लिफ शेपर्ड ने फाइल देखी। उसने एक काम किया जो 1986 में पॉसिबल नहीं था। शेरी के हाथ पे जो बाइट मार्क था उस पर डीएनए टेस्ट करवाया। रिजल्ट आया, डीएनए फीमेल का था। मतलब जो इंसान शेरी से लड़ा, जिसने उसे काटा, वो औरत थी। बर्गलर थ्योरी में पहला क्रैक, क्योंकि ज़्यादातर बर्गलरीज में अटैकर मेल्स होते हैं, लेकिन ये डिटेल फाइल में नोट होके रह गई। केस फिर रुक गया। 2009 डिटेक्टिव जिम नटल को शेरी का केस मिला। एक आखिरी बार देखने के लिए फिर आर्काइव में जाना था परमानेंटली। नटल ने फाइल पढ़ी, पूरी फाइल केयरफुली, और उसने एक चीज़ नोटिस की जो 23 सालों में किसी ने नोटिस नहीं की। वो स्टीरियो इक्विपमेंट जो दरवाजे के पास टैक्ट था, उस पर शेरी का खून था। रुको, सोचिए, अगर बर्गलर ने पहले शेरी को मारा तो शेरी का खून इलेक्ट्रॉनिक्स पे कैसे आया? मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स सब स्टैक किए गए जब शेरी ऑलरेडी डेड जब मर रही थी। अगर आप बर्गलर हो और आपने किसी को मार दिया है तो आप भागोगे, लेकिन यहाँ किसी ने शेरी को मारने के बाद केयरफुली इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैक किए ताकि सीन बर्गलरी जैसा लगे। नटल के शब्दों में, शी इज डेड और डाइंग एंड ही वांटेड दैट स्टूडियो इक्विपमेंट यू वुड हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू वॉक आउट द डोर विद इट। व्हाई स्टैक इट एंड लीव इट? सिर्फ एक रीज़न, मर्डर पहले हुआ, बर्गली स्टेजिंग बाद में हुई। ये बर्गली गॉन रॉन्ग नहीं था, ये प्लान मर्डर था जिसे बर्गलरी की तरह दिखाया गया था। अब नटल के पास एक नई थ्योरी थी, फीमेल अटैकर, प्लान मर्डर, स्टेज बर्गलरी। उसने शेरी के सर्कल में 5 पॉसिबल फीमेल सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई। पहले 3 एलिमिनेट हो चुकी, शेरी की माँ, बहन और क्लोज फ्रेंड ने डीएनए दिया, मैच नहीं। चौथी एक नर्स जिसके साथ शेरी के ऑफिस में टेंशन थी, डीएनए दिया, मैच नहीं। 5वीं सस्पेक्ट जॉन रटन की कॉलेज एक्स। नटन ने जॉन से बात की। जॉन ने बोला, मैं यह नाम 23 साल पहले ही पुलिस को बता चुका था, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन कभी फाइल में रिकॉर्ड नहीं की गई। नटल ने 5वीं सस्पेक्ट का बैकग्राउंड चेक किया और यहाँ केस का सबसे शॉकिंग मोमेंट आता है। 5वीं सस्पेक्ट का नाम था स्टेफनी लैजरस, और स्टेफनी लैजरस एक एलएपीडी डिटेक्टिव थी। आर्ट थेफ्ट डिवीजन में काम करती थी। 25 साल से लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोटेड, रिस्पेक्टेड, केसेस सॉल्व करती थी। अवार्ड जीतने वाली ऑफिसर। जिस डिपार्टमेंट ने शेरी की हत्या इन्वेस्टिगेट की थी, उसी डिपार्टमेंट में, उसी बिल्डिंग में, उसी सिस्टम में शेरी के किलर काम कर रही थी 23 साल से। हर सुबह वो उसी हेडक्वार्टर्स में वॉक करती थी जहाँ शेरी की केस फाइल रखी। वो उन एविडेंस रूम्स के पास से गुजरती थी जहाँ के क्राइम का प्रूफ सील्ड था। अब समझो, नेल्स बार बार क्यों टाल दिया गया, नोट्स रिकॉर्ड क्यों नहीं किए गए, लीड्स क्यों फॉलो अप नहीं हुए, केस फाइल्स में से एविडेंस क्यों गायब हुआ? क्योंकि सस्पेक्ट कोई आउटसाइडर नहीं थी, सस्पेक्ट एक कॉप थी, सिस्टम के अंदर ही थी, और सिस्टम ने चाहे जान के अनजाने में 23 साल तक उसे प्रोटेक्ट किया। ये वही रीज़न था जिस वजह से एन रूल के कॉन्टैक्ट ने बोला था, टू हॉट टू हैंडल। इन्वेस्टिगेटर्स को अब डीएनए चाहिए था, लेकिन डायरेक्टली मांगने का मतलब था लैजरस को अलर्ट करना। तो उन्होंने एक सर्विलेंस टीम बनाई, लैजरस को फॉलो किया। एक दिन लैजरस सिमी वैली के कॉस्टको गई, ऑफ ड्यूटी थी, कुछ खा रही थी या पी रही थी। जब उसने अपना कप और स्ट्रॉ डस्टबिन में फेंका, इन्वेस्टिगेटर्स ने उठा लिया। डीएनए टेस्ट किया गया, परफेक्ट मैच। बाइट मार्क का डीएनए, कॉस्टको कप का डीएनए, सेम पर्सन। लैजरस को इन्वेस्टिगेशन के बुलाया गया। जब उस पर प्रेशर आया, उसने बोला, इफ़ यू गाइस आर क्लेमिंग दैट आई एम अ सस्पेक्ट, गॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। फिर उसने लॉयर मंगाया। जब वो इंटरोगेशन रूम से बाहर निकली, उसे अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया। 24 फरवरी 1986 को स्टेफनी लैजरस शेरी के घर गई। वो जानती थी शेरी अकेली होगी। उसने एक वास से शेरी के सर पर मारा, फिर पिस्तौल से 3 गोली मारी, एक पिलो को साइलेंसर की तरह यूज करके। शेरी ने रेजिस्ट किया, इसलिए बाइट मारा, इसलिए इतनी ब्रूटल फाइट के निशान थे। फिर लैजरस ने सीन स्टेज किया, घर में चीजें उलट पलट की, ड्रॉर्स खोले, इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे के पास रखे ताकि लगे बर्गलरी थी, और फिर वो चली गई। अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी, ड्यूटी पे गई। 23 साल तक वो सिस्टम का हिस्सा बनी रही। उसने अपने शब्दों में सालों बाद पैरोल हियरिंग में कहा, ऑल आई कुड थिंक अबाउट वाज गेटिंग आउट ऑफ देयर बिफोर द पुलिस शोड अप। और फिर, इट मेक्स मी सिक टू दिस डे दैट आई टुक एन ओथ टू प्रोटेक्ट एंड सर्व पीपल एंड आई टुक शेरी रास्मसन्स लाइफ। 2012 में ट्रायल हुआ। ज्यूरी ने स्टेफनी लैजरस को फर्स्ट डिग्री मर्डर का गिल्टी पाया, सेंटेंस 27 ईयर्स टू लाइफ। ये केस डिटेक्टिव नटल के कारण क्रैक हुआ क्योंकि उन्होंने फाइल पढ़ी केयरफुली,
और एक सवाल पूछा जो 23 सालों में किसी ने नहीं पूछा था। अगर बर्गलर ने इक्विपमेंट नहीं उठाया तो उसने क्यों सजाया? कभी कभी एक ही सवाल सही वक्त पे सारे उत्तर दे जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करो और किसी के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली स्टोरी में।